महेंद्र को अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। वह जानता था उसकी बहन कभी भी जिंदगी में कोई गलत कदम नहीं उठा सकती और ना ही उसकी परवरिश गलत हुई है। लेकिन शायद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में एक दूसरे की चाहत में मजबूर होकर इसे भूल चुके थे और जिंदगी के जिस दोराहे पर वे दोनों चल पड़े थे उनको एक साथी की ज़रूरत थी जो उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहे, जो उसके दिल की हर बात को सुने। ना ही उसकी बात सुनने वाली कोई उसकी बहन थी और ना ही कोई माँ। उसका सारा रुझान अब सतेंद्र की तरफ बढ़ता चला गया और सतेंद्र भी खुद उसके करीब रखने से बाज नहीं आ पा रहा था और आखिरकार अंजाम वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक रात महेंद्र जैसे ही उसके कमरे में दाखिल होने लगा तो कमरे से आती हुई आवाज़ों ने उसके पैरों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिए थे। वह काफ़ी देर हैरानी से अपनी बहन की बातें सुनता रहा जो उस वक्त शायद किसी लड़के से बात कर रही थी। उस रात काफ़ी देर चुप से उसकी बातों को सुनने के बाद पलट गया, लेकिन अगले ही रात उसने काजल को अपने कमरे में बुलाकर उससे बात की। आखिर वह कौन सा लड़का है जिससे वह रात भर बातें करती रहती है? क्या उसे अपने भाई और पिता की इज्जत का अंदाज़ा नहीं? काजल भाई के सामने सर झुकाए खड़ी रही। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो काजल, अभी तुम्हारी उम्र इन हंगामों में पड़ने वाली नहीं है। ये सब तुम्हें अभी बाद में देखना चाहिए। मोहब्बत पसंद सब कुछ बाद में होता रहेगा, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी, लेकिन तुम अपनी भविष्य को संवारने की कोशिश करो। वो उसे पास बैठाते हुए मोहब्बत से समझा रहा था। जब काजल ने भीगी पलकें उठाकर अपने भाई के चेहरे को देखा था, भाई आज तक मैंने जो भी मांगा है आपने मुझे लाकर दिया है। मैं उस आदमी को आपसे मांगती हूँ, क्या आप मना करेंगे? उसकी आंखों में मासूमियत थी और पहली बार महेंद्र का दिल बड़ी बेकाबू से धड़का था। शायद उसकी बहन किसी ऐसे आदमी का चुनाव कर चुकी थी जहां से निकलना इतना आसान नहीं था। उसने धीरे से उसकी थोड़ी को सहारा देते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। मेरी गुड़िया, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 21 साल की है। देखो, मोहब्बत तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं पिताजी को समझाऊंगा, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन आज के बाद तुम उस आदमी से कोई बातचीत नहीं करोगी। उस रात उसने काजल को चुप से अपने कमरे में भेज दिया था। वह जानता था कि काजल उसके फैसले के खिलाफ शायद नहीं जाएगी, लेकिन खुफिया तरीके से उसने पता लगवाया था कि वह आदमी कौन है और ये जानकर हैरानी में पड़ गया था कि वह एक गुमनाम से इलाके में रहने वाला गरीब लड़का है। ना ही उसका कोई नाम है, ना ही कोई रुतबा। वह जानता था कि उसके पिता कभी भी राजी नहीं होंगे, चाहे उन्होंने अपने बेटा और बेटी के परवरिश के बीच ये फ़र्क नहीं रखा हो और उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की हो, लेकिन उसके बावजूद वे नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी ऐसी गरीबी की ज़िंदगी बिताए। आखिर उसके पिता एक जाने माने रुतबा रखने वाले इंसान हैं। उनको पॉलिटिक्स में भी हर कोई जानता था। इतने माने जाने आदमी के मामले को उछालने वाले लोग उसके पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रखते थे। उसने बाहर ही सतेंद्र से बातचीत की और उसे समझा दिया था कि वे काजल से दूर रहे, लेकिन सतेंद्र खुद पर काबू रखने वाला इंसान नहीं था। उसने खुले शब्दों में उसे ये खबर भिजवा दी थी कि मैं काजल से मोहब्बत करता हूँ, उसको बिना किसी लालच के हासिल करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम लोगों को अपनी इज्जत और पैसे का इतना ही घमंड है और गरूर है तो सब कुछ अपने पास रखो और मुझे सिर्फ मेरी काजल दे दो। और ये पहली बार था जब महेंद्र को किसी ने उसी के शब्दों में ही बात की थी, वह भी ऐसे लड़के जिसकी उसके सामने कोई औकात नहीं थी। ऐसा लड़का जो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। उससे कह रहा था कि वह अपनी दौलत और मान सम्मान को अपने पास रखे और उसकी महबूबा, उसकी बहन मुझे दे दे। उसने खुले शब्दों में सतेंद्र को धमकियां भी दिलवाई थी। वह नहीं चाहता था कि ये बात कहीं बाहर फैले, ये समस्या उनके दुश्मनों के हाथ लग जाए, लेकिन इस समस्या को सुलझाना भी बहुत जरूरी था। इस समस्या को अधूरा छोड़ना सरासर बेवकूफ़ी थी। उस रात सतेंद्र ने काजल को सब कुछ बता दिया था। उस रात वो बहुत हैरान और डरी हुई बैठी थी और ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई इस हद तक चला जाएगा, जबकि उसके भाई ने वादा किया कि वो उसकी इज्जत और उसके मनपसंद का मान सम्मान भी रखेगा। लेकिन उस वक्त ये चाहता था कि सतेंद्र उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, जो वह हरगिज नहीं चाहती थी। सतेंद्र के बिना वह अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी, एक सांस भी नहीं ले सकती थी। उस रात जिंदगी में पहली बार महेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। वह इतनी तेज शब्दों में बात कर रही थी कि महेंद्र ने अपना चेहरा लाल करते अपनी बहन के मासूम चेहरे को देखा था। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे धमकियां दो, आप उससे मुझे दूर रखने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने मोहब्बत की है और ये मेरा फर्ज है। ये सब कुछ अपने भाई से कह रही थी, तभी दरवाजे पर खड़े श्रीकांत का चेहरा बेकाबू ही पीला पड़ गया था। मैं सतेंद्र से बात करूंगी
और हर सूरत में उस आदमी को अपनाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बिना किसी और को अपने जीवन में सोच भी नहीं सकती। ये समस्या हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। काजल अब उनके बस में आने वाली नहीं थी। कॉलेज से भी उसे कंप्लेन मिल रही थी। काजल पढ़ाई में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं लेती और दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, और वजह यह थी कि वे जानती थी उसकी फैमिली कभी भी सतेंद्र के साथ उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन वे सतेंद्र के अलावा किसी का चुनाव भी नहीं कर सकती थी। श्रीकांत ने उस पर पूरी रोक टोक लगवा दी और उसे धमकी दी थी कि वह उसका कॉलेज जाने की परमिशन भी रद्द कर देंगे। वह यहीं घर पर रहेगी, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़ी रही। महेंद्र ने हर तरीके से उसे आजमा लिया था, लेकिन उसकी बहन पीछे हटने वाली नहीं थी। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें बहुत डर था। उस रात वह चुप से सतेंद्र के साथ चली गई और अपनी मोहब्बत को पा लिया। और उसने जाते ही सबसे पहले सतेंद्र से शादी की थी, क्योंकि सतेंद्र चाहता था कि अगर उसके घर वाले अपने परिवार को इस्तेमाल करते हुए उस तक पहुंच भी जाएं तो उसे किसी और के नाम न कर पाएं। वह उसे अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा में कर गया था, लेकिन ये भी हकीकत थी महेंद्र एक जाना माना इंसान था। अगर चाहता तो शाम से पहले उसे ढूंढकर कहीं से भी घर ला सकता था, लेकिन उसने वो कदम उठा लिए जो उठाए जाने लायक नहीं था। वह सिर्फ सतेंद्र को तोड़ना चाहता था ताकि वह दोबारा उसकी बहन की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, और ये भी जानता था कि सतेंद्र हमेशा के लिए काजल को छोड़ देगा। उस दिन वो पूरी तरह अकेली हो जाएगी। उसके लिए अपने फैसले पर पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। फिर उसे मजबूरन अपने भाई और पिता के चुने गए आदमी के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। उनके जाने के बाद ही उसने अपने लड़कों को ये हुक्म दिया था कि जल्द से जल्द सतेंद्र की बहन को किडनैप करो और उसके फार्म हाउस में लाओ। उसने आज तक उस सतेंद्र की बहन को नहीं देखा था। बस उसने कई बार काजल के मुंह से ही उसकी बातें जरूर सुनी थी, लेकिन उस रात उस फार्म हाउस में लाकर उसने न सिर्फ उससे शादी की, बल्कि उस रात उस पर अपनी हैवानियत लुटाकर काजल का बदला भी ले लिया। अपनी तरफ से उसने ऐसा मोहरा बनाया था जो कभी उसे हारने नहीं देती, लेकिन वह ये नहीं जानता था उसने किसकी जिंदगी दाव पर लगा दिया था। एक मासूम और बेकसूर लड़की को जिसे फिर जमाना कभी स्वीकार नहीं करेगा। उस दिन वो बेहद रोई। उसके दिल की हर उम्मीद रूठ चुकी थी। यहाँ आने के बाद उसने अपनी इज्जत गंवा दी। वह जानती थी उसकी माँ उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। बदनामी का ये दाग उम्र के उस हिस्से में अगर उसके हिस्से में आया है तो शायद चुप से दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। वह अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सारे रिश्ते उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब इस हालत में अपने पिता के चौखट पर लौट कर जाना उसके बस की बात नहीं थी। तो उस दिन उसने बहुत बड़ा फैसला किया, इतना बड़ा फैसला जो उसने कभी अपने दिमाग में नहीं सोचा था। उस दिन उसने अपने हथेली के नस काट ली थी एक छोटे से चाकू की मदद से, जो उसे कमरे के दराज से मिल गई थी और ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थी। शायद वह कागजात को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वह ज्यादातर मीटिंग अपने फार्म हाउस पर भी अटेंड किया करता था। फिलहाल उसे कमरे से उसे अच्छी खासी कागजात के साथ साथ ये छोटी सी छुरी जैसी चीज उसे मिल चुकी थी, जिसे उठाने के बाद नैना ने ये कदम उठा लिया था और उसने उस चाकू से अपनी नस काट ली थी। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया था तो उसने ये फैसला कर लिया था कि माँ के सामने इस हालत में जाने से अच्छा है कि वह अपनी जान दे दे। कम से कम ये समाज उसके लिए आवाज तो उठाएगा। वह नहीं जानती थी यहाँ से उसे कोई अपनी माँ के पास पहुँचाएगा भी या नहीं, लेकिन ये गुमनाम सी मौत एक बदनाम जिंदगी बिताने से 1000 गुना अच्छा था। सो उसने उस दिन उस गुमनाम मौत का चुनाव करते हुए अपनी नस काट ली और काफी देर रोते हुए भगवान से माफी मांगती रही। वे जानती थी आत्महत्या बहुत बुरी चीज है, उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। वह एक बहुत मजबूत लड़की थी, लेकिन समस्याओं ने उसे हद से ज्यादा मजबूर कर दिया था। उस दिन वह कमरे में दाखिल हुआ तो बेचैनी से उसकी तरफ भागा था। वह अपने खून में लथपथ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। गाड़ी निकालो, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, उसने दहाड़ते हुए नौकरानी से कहा था और नौकरानी जल्दी से बाहर की तरफ भागी थी। उसे अपने हाथों से उठाने के बाद उसने गाड़ी में डाला और गाड़ी का रास्ता अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। उसके चेहरे को देखते हुए वो बहुत बेचैनी से हाथ मसल रहा था और साथ ही साथ ड्राइवर को भी समझा रहा था वह तेज गाड़ी चलाए ताकि वह वक्त पर अस्पताल पहुंच जाए। वह एक मासूम जान लेने का पाप अपने सर पर सवार नहीं कर सकता था। वह जो कुछ पहले कर चुका था उसे इस बात का भी पछतावा हो रहा था। वह नहीं जानता था कि जिंदगी उसे क्या सबक सिखाएगी, लेकिन उसका जमीर उसे जीने नहीं दे रहा था। उसने जो कुछ भी किया था वह बहुत गलत किया था, इतना गलत कि शायद उसे भगवान कभी माफ न कर पाए। उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी।
डॉक्टर ने बताया कि वह शायद किसी दबाव में थी, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। उसके साथ ही खून काफ़ी बह चुका है। खून की अर्जेंट ज़रूरत थी। उसने खुद भी खून दिया और डॉक्टर को ला कर दी। जो डॉक्टर ने मंगवाया था, वह डॉक्टर की विनती कर रहा था, किसी तरह इस लड़की को बचा लें। अगर ये लड़की जिंदा रही, हो सकता है उसे एक माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर उस लड़की ने अपनी आंखों को मूंद लिया तो उसके साथ ही उसके माफ़ी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वह जानता था उसकी ज़मीर की आवाज़ उसे इतना बेचैन कर देगी कि शायद वह भी ये कदम उठाने पर तैयार ना हो जाए। 2 दिनों के बाद उसे होश आया तो महेंद्र ने सुकून की सांस ली। उन दिनों में वह खुद को भूल चुका था। सिर्फ उसे वह लड़की याद रह गई थी, ताकि वह अपने किए की माफ़ी उस लड़की से मांग सके। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। काजल के बारे में उसे ये खबर मिली थी कि वह किसी पहाड़ी इलाके मसूरी में पहुंच चुकी है और वहीं किसी होटल में अपने सत्येंद्र नाम के पति के साथ रह रही है। सुभाष और उसकी माँ हॉस्पिटल में आ चुके थे। अपनी माँ को देखकर वह फूट फूट कर रो रही थी। वह दोबारा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी दिन उसे अपनी फैमिली के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। वह नहीं जानता था कि उसके सामने जाकर किस तरह उसे अपना मुंह दिखाएगा। उसने सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से उसकी इज्जत को लूटा था। उसे इस मुकाम पर ले आया था जहां उसे जिंदगी से भी नफरत हो गई थी। सुभाष को देखते ही उसको ये एहसास हुआ। उस दिन वह हवेली आया तो उसकी टूटी बिखरी हुई हालत को देखकर श्रीकांत उसे देखते ही रह गए थे। ये उनका जवान बेटा नहीं था जिसकी पर्सनैलिटी से हर चीज कांप उठती थी। वह बिखरा बिखरा सा हुलिया, उसके बिखरे हुए बाल, कंधे गिरे हुए, उसकी आंखें लाल। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। सिगरेट सुलगाते हुए न जाने कितनी देर वे छत पर खड़ा रहा। उसके कानों में बार बार उसकी विनतियां गूंज रही थी। उसके कहे गए शब्द गूंज रहे थे। वो कितने दर्द से उसे बता रही थी कि वो तो बेकसूर है। वे तो सत्येंद्र को जानती तक नहीं और महेंद्र ने उस बेकसूर लड़की के साथ जो कुछ भी किया वह बर्दाश्त करने वाला नहीं था। श्रीकांत उसके कमरे में दाखिल हुए तो उसे आवाज दी। वह कुछ नहीं बोला तो श्रीकांत उसके पास आए। वह सर झुकाए बेड पर बैठा हुआ था। श्रीकांत उसे हैरानी की नजरों से देख रहे थे। क्या बात है बेटा, काजल के बारे में कुछ मालूम हुआ है? हम काजल को जाकर वापस लाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी कंडीशन समझ नहीं आ रही। वह अपने जवान बेटे को देखकर हैरानी में थे। जब उसने सब कुछ पिता के सामने खोल दिया और वह हैरानी से फटी फटी नजरों से अपने बेटे को देखते रह गए। मुझे अफसोस है अपनी परवरिश पर। मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों गलत कदम उठाया? उसने पिता को शर्मिंदगी से देखा जो उसके सामने सर झुकाए बैठे थे। उस दिन उसके पिता चुप से उठकर कमरे से चले गए। जितने भी सिचुएशन बने थे वे सारे उसी की वजह से हुआ था। शायद कोई इंसान उस चीज का सोच भी नहीं सकता था। पूरा 1 हफ्ता बीत जाने के बाद वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया था। वह खुद भी वही जंग लड़ रहा था जो जंग उसे बाहर निकलकर लड़नी थी। उस लड़की की जिंदगी में वापस जाकर उसे माफी मांगने के लिए उसका जमीर उसे जीने नहीं दे रहा था। श्रीकांत खुद जाकर काजल को वापस लाए थे। जब उसने अपने सामने काजल को देखा तो एक बार फिर उसके दिमाग के पर्दों में वही तस्वीर घूम गई थी और ये जिंदगी का ऐसा मुश्किल फैसला था जो करने के बाद उसने अपनी गलती का एहसास किया था। उस दिन वह काजल के लिए श्रीकांत के सामने डटकर खड़ा हो गया था। पापा, उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जो भी कदम उठाया है वह शायद ठीक नहीं है, लेकिन अब हम उसे अपने पति से अलग नहीं करेंगे। श्रीकांत ने बड़ी हैरानी से अपने बेटे को देखा था। तुम जानते हो हकीकत क्या है? तुम जानते हो कि लोग किस तरह की बातें करेंगे? ये लड़की मेरे लिए बवाल बन जाएगी। उन दोनों ने मिलकर पिता को अच्छा खासा हिलाकर रख दिया था। वह जल्दी से आगे बढ़ा, पिताजी के कदमों में बैठ गया। पापा, किसी के बारे में मत सोचिए। अपनी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशी, उसकी इज्जत के बारे में सोचिए। पिताजी, दौलत तो आनी जानी वाली चीज है, लेकिन मोहब्बत और इज्जत कभी दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। श्रीकांत के दिमाग पर अपने बच्चों के लिए उन्हें अपना सोच बदलना पड़ा। अपने बेटे महेंद्र को देखते रहे। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वे आदमी बारात लेकर आए और इज्जत के साथ मेरी बेटी को मेरे घर से विदा करवा कर ले जाए। उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वह उसे अलग कारोबार बनाकर देंगे, लेकिन सत्येंद्र ने मना कर दिया था। वह चाहता था अगर काजल उससे मोहब्बत करती है तो फिर उसका साथ दे, ताकि वह अपने बलबूते पर अपनी मोहब्बत को कुछ बनकर दिखाए, ताकि मोहब्बत उस पर गर्व कर सके। वह नहीं चाहता था वह उसके पिता की दौलत से जरा बराबर भी कुछ ले, क्योंकि एहसान में दबी हुई मोहब्बत कभी भी रास नहीं आती और ये श्रीकांत और महेंद्र को माननी ही पड़ी।
सतेंद्र सिर्फ अपनी पत्नी काजल को अपने साथ ले गया था और सब कुछ यहीं धरा का धरा रह गया था। श्रीकांत और महेंद्र ने भी इस बात को अब स्वीकार कर लिया था। अब दूसरा इरादा था उस लड़की का सामना करना। वह इस रिश्ते की हकीकत के बारे में जानना चाहता था। अब काजल अपने पिता के घर से विदा हो रही थी। वे अपने भाई से कुछ बात करना चाहती थी। उस रात उसके कमरे में काजल दाखिल हुई। भैया, क्या आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? आप क्यों इतने परेशान हैं? आपने मेरे लिए पिताजी से स्टैंड लिया। आपने मुझे मेरे पति के हवाले करने के लिए पिताजी को मना लिया, लेकिन आपके चेहरे पर अभी भी वो सुकून दिखाई नहीं दे रहा, ना खुशियाँ दिखाई देती है। काजल उसे देखकर परेशान थी। काजल, क्या तुम नैना को जानती हो? ये नैना कौन है? उसने बेधड़क अपनी बहन से सवाल किया था। काजल उसे देखती रह गई थी, जो पहली बार किसी लड़की के बारे में पूछ रहा था। बहुत मासूम और बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है नैना। वह अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी। उसने कॉलेज में आज तक किसी लड़के को नज़र उठाकर नहीं देखा था। वह दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसे एक अफसर बनना था। अपने माँ का सहारा बनना चाहती थी। उसके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। लड़की बहुत मजबूत थी। वह दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। आखिर क्या हुआ भैया उसको? वो पूरे क्लास में टॉपर है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। काजल अपने जुनून में वापस लौट आई थी। उस वक्त नैना के बारे में बात करते उसकी आंखें चमक रही थी। अब सामने बैठे उसके भाई ने वह बातें सुनी, जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अब मेरी पत्नी है। मैं उससे शादी कर चुका हूँ। काजल हैरानी से अपने भाई को देखती रही। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वह सब कुछ बताता चला गया। काजल दिल से रो पड़ी थी। उसके एक फैसले ने कितनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। खास तौर पर सारा नुकसान सिर्फ उस लड़की नैना के हिस्से में आया था। नैना जितने नरम दिल और मेहरबान लड़की थी, वे जानती थी कि उसे कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी। आपने बहुत गलत किया भाई। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह आप हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे तो शायद इंसानियत के दर्जे से और ज़्यादा गिर जाओगे। आप उसके घर जाइए, उसे मनाकर इज्जत से उसको घर पर लेकर आए। अब वही आपकी पत्नी है और सारी जिंदगी ही वही रहेगी। चाहे ये रिश्ता कितनी ही परेशानियों में की गई हो, कितनी ही बुराइयों के साथ जुड़ा हो, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। उस दिन वह अपनी बहन काजल को साथ ले गया था। दरवाजे पर आहट देकर इंतजार करता रहा जब सुभाष ने दरवाजा खोला और काजल के साथ ही अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त वह कमरे से बाहर आ रही थी। उसने हाथ में चाय का कप उठा रखा था। मुरझाई हुई रंगत, बेरंग चेहरा, कंधों के आसपास शॉल लपेट रखा था। उसके बिखरे बिखरे बाल उसके कमर पर आ रहे थे। उस हुलिया में भी वो बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। महेंद्र को देखकर चीख उठी थी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? सुभाष, इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। वह अपने आप से बाहर हो रही थी। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जो भी सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन खुद को मत दो। मैं बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन अगर तुम खुद को मेरी जगह पर रख कर देखोगी तो शायद हर भाई उस वक्त यही परेशानी से गुजर रहा होता, जब उसकी जान से प्यारी बहन किसी बड़ी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। और यही मैंने सोचा था, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके कहने पर नैना ने आगे बढ़ते हुए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था। थू है तुम्हारे बनाए हुए खुद के कानून पर, जो तुम्हें परमिशन देते हैं कि तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दो, उसे उठाकर अपने साथ ले जाओ और उसके मर्जी के बिना उससे शादी करो और उसकी इज्जत को दागदार करो ताकि तुम्हारे दिल में ठंडक पहुंच जाए। वह उससे पूछ रही थी और उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ नैना। जो भी सजा देना चाहती हो मुझे दे दो, लेकिन याद रखो मेरी परवरिश में ये सब शामिल नहीं है। उस रात हालात ने मुझे बेहद मजबूर कर दिया था। काजल तो बिना आवाज के रो रही थी। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी बहन जैसी दोस्त को वह इतनी परेशानी में देख रही थी। तो फिर तुम्हारी परेशानी यही है कि तुम सारी जिंदगी इसी रोग के साथ बिताओगे, इसी जमीर के आवाज के साथ तुम्हें जिंदा रहना होगा। नैना कहती चली गई। वह सर झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों में चमकने वाले आंसू किसी को भी पिघला सकती थी, लेकिन वहां पिघलने के लिए कोई भी नहीं था। उस दिन वह बस चुप से लौट आया। बराबर उसके दरवाजे पर जाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए हर एक से माफी मांगी थी, लेकिन इस तरह अपनी जिद पर अड़ी रही। वह नहीं चाहती थी कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया वह उस आदमी की जिंदगी में दोबारा शामिल हो, जबकि वो अपने दिल में कब का उसे बिठा चुका था और वह भी सारी जिंदगी यूं ही बिता देता, लेकिन वह दूसरी शादी नहीं करता। और ये बात उसने नैना को कई बार बता चुका था। और महेंद्र का कहना था अगर वह चाहे तो उसे डिवोर्स भी ले सकती है और वह सारी जिंदगी उसका इंतजार कर सकता है।
महेंद्र को एक आस जरूर थी कि वो मुझे कभी न कभी माफ़ कर देगी। इसी तरह इस बात को 6 महीने बीत गए और आज काजल की गोद भराई थी और ये रस्में महेंद्र ने अपने घर करवाया था। काजल ने भी इतनी कोशिश की थी, लेकिन नैना किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई थी। वह ये रिश्ता नहीं करना चाहती थी। वह उस आदमी से छुटकारा पाना चाहती थी जो उसके सपनों का महल तोड़ गया था। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। वह पूरी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने सोच लिया था वह कभी उस आदमी को अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आने देगी जिस आदमी ने उसे औरत समझने से ही मना कर दिया था, बल्कि एक हैवान की तरह उसे नोचता रहा। लेकिन उस दिन उसे एक आने वाली उल्टी ने उसे महसूस करवाया था वह अब अकेली नहीं है। उस आदमी की जिम्मेदारी और एक नन्ही सी अमानत भी उसके साथ उसके पेट में जन्म ले रही है। वह कितनी ही देर रोती रही। ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक हसीन सपना देखा था, लेकिन उसकी हकीकत इतनी भयानक थी उसने कभी नहीं सोचा था। काजल ने बार बार जाकर उसके दरवाजे पर माफ़ी मांगी थी, लेकिन शायद उसने एक बहुत अच्छी दोस्त को भी खो दिया था। उस दिन उसकी गोद भराई थी। पीले कलर के कपड़े में खुद को बेताबी से देखती रही। आखिरकार उसने उस आदमी को और उसके निशानी को पा ही लिया था जो उसकी धड़कनों पर कब्जा किए हुए था, जिसके बिना जीने का वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपने पिता को राजी कर लिया। महेंद्र अपने छोटे मोटे कामों में बिजी था, लेकिन उसके दिल में मची हुई हलचल वैसे ही ठहरी थी। उसने ये कह दिया था कि उसकी पत्नी हमेशा वही रहेगी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि वह अब माँ बनने वाली है, और ना ही उसने किसी को ये बात बताया था। उस दिन संतोषी देवी ने उसका सर अपने गोद में रख लिया था और ममता भरा प्यार उसके माथे पर छोड़ दिया। शायद ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था बेटी। अपनी किस्मत को मत हराओ। अगर तुम ऐसा कुछ भी सोचोगी तो तुम एक और गलती करोगी और अब शायद किसी गहरी खाई में गिर जाओगी। मेरी जान, खुद को ना सही लेकिन छोटी सी जान को अपने खून से दूर मत रखो। उसकी माँ उसे समझाती रही। वो बस चुप से सुनती रही। क्या ये सितम कम था? वह एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, वह भी उस सूरत में जब उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ था। और आखिरकार उस दिन उसने हार मान ली। महेंद्र किसी का भी चुनाव कर सकता था। अगर उस दिन उसके जिंदगी में नैना ना आई होती, वह उसे बदल देगी। वह कोई भी पाप अपने सर नहीं लेना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी इस मासूम सी जान को वह अपनों से दूर करे, उसे भी उस बदले की भेंट चढ़ा दे जिस बदले की आग बिना गलती के पड़ चुकी थी। हरे रंग के शानदार लहंगे में वह अंदर दाखिल हुई। सबसे पहले काजल ने उसे देखा था और खुशी से चीख पड़ी थी। उसे गोद भराई की खुशियां दुगनी हो गई थी और यूं जज्बात से चीखी तो महेंद्र ने पलटकर उसे देखा और फिर देखता ही रह गया। सामने मौजूद लड़की गजब ढा रही थी। मेकअप की सजावट ने उसे और खूबसूरत बना दिया था कि कोई भी उस पर से नजर नहीं हटा पा रहा था। वह कितने ही देर बेकरारी से उसे देखता रहा, लेकिन उसने खुद पर पहरे बिठा लिए थे। वह नहीं चाहता था उसकी जिंदगी में बिन वजह दाखिल हो जाए, जबकि वो यहाँ समस्याओं को सुलझाने आई थी। फंक्शन खत्म होने के बाद काजल को सतेंद्र के साथ विदा कर दिया गया था। शायद उन्हें अंदाजा हो चुका था वह दौलतमंद ना सही, लेकिन वह एक अच्छा पति जरूर बन सकता है। अपने पीठ पर किसी का एहसास होता देख महेंद्र ने पलट कर देखा और फिर थम सा गया। वह उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वह कितनी ही देर हाथ जोड़ के घुटनों के बल उसके सामने सर झुकाए बैठा रहा, एक मुजरिम की तरह जिसने झुकना सीखा ही नहीं था। अब पत्नी के सामने सर झुकाए बात कर रहा था। मैं तुम्हें हमेशा हर बुरी नज़र से बचा कर रखूंगा और मुझे आजमाने के बाद तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दोगी। उसने खुद ही बात शुरू की। मैं वो परवाना लेकर साथ आई हूँ महेंद्र। मुझे उम्मीद है वो परवाना देख लेने के बाद तो दोबारा किसी की तरफ पलटकर नहीं देखोगे। महेंद्र की नज़रों में हैरानी उतर आई थी। अगले ही पल उसने हाथ उठाते हुए अपने पेट पर रखा था। उसकी आंखों में चमक थी, सुकून, भरोसा था। वह हैरानी और आश्चर्य से अपनी पत्नी को देखता रह गया। उसने गलती की और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। भगवान ने उस पर अपनी कृपा कर दी थी और वह पिता बनने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लड़की उसके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए राजी हो चुकी थी। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें जिंदगी के हर एक खुशी जरूर मिले। इसके बाद तुम किसी भी खुशी की इच्छा करनी छोड़ दोगी। महेंद्र उसके सामने बेकरार हो गया। महेंद्र उसके सामने बिल्कुल तड़प उठा था। वह हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर कब ला रहे हैं ससुर जी को हमारे घर ताकि मैं अपने ससुराल जाऊं? बेकाबू होकर महेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। जब आपका हुक्म होगा मैं उसे अपने सर आंखों पर रखूंगा। वह हल्का सा झुका था और यकीन करिए रिश्तों के लिए झुक जाना कोई बुरी बात नहीं होती
और आज नैना और महेंद्र मिल चुके थे। महेंद्र कई रातों तक सिर्फ नैना से माफी मांगता रहा। फिर एक रात नैना ने ही उसे माफ कर अपने सीने से लगा लिए। उस दिन के बाद से हर रात उनकी खुशियों में बीत रही थी। और फिर कुछ महीनों के बाद उसने महेंद्र के बच्चे को जन्म दिया था, जो बेटा था। इससे पहले काजल ने एक बेटी को जन्म दिया था, जो बहुत ही प्यारी थी। उनका परिवार खुशियों से भर गया था। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।